उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुंबई के माहिम कोलीवाड़े की एक तंग गली के आखिर में उस छोटे से घर की टिन की छत पर बूंदें लगातार टपक रही थी। हवा में मछली की तेज बदबू और उबलते गोश्त की गंध एक साथ घुल गई थी, जो किसी की भी नाक में चढ़कर उसे बीमार कर सकती थी। उस तंग रसोई घर में एक बड़े पतीले में गाढ़ा लाल सालन धीरे धीरे उबल रहा था, जिससे ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई जिंदा चीज भारी सांसें ले रही हो। प्रिया वहीं खड़ी उस गाढ़े तरल को घूर रही थी, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसका पति रोहन दरवाजे से अंदर आया। उसका चेहरा पीला था, लेकिन होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बस वो लोग आते ही होंगे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज बैठी हुई, फिर भी शांत थी। आज रात सब खत्म हो जाएगा। तभी जोर से बिजली कड़की, जिससे खिड़की का शीशा कांप गया। उस एक पल की चमक में पतीले से निकली गर्म भाप ने एक पल के लिए इंसानी चेहरे जैसी छाया बनाई, जो सीधे प्रिया को घूर रही थी। वह डरकर एक कदम पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। पहले मेहमान आ चुके थे और यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे पर दस्तक फिर से हुई, इस बार जोर से। ठक ठक ठक। प्रिया ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। रसोई से आती गोश्त की गंध अभी भी उसकी नाक में चुभ रही थी, लेकिन उसने जल्दी से पतीले को धातु के ढक्कन से ढक दिया। बाहर हॉल से बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट की आवाजें मानो वक्त को और तेजी से आगे धकेल रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी माँ रेखा जी अपने गीले कंधों को झटकती हुई अंदर आईं। उनके पीछे उसकी दोनों मौसियाँ तारा और सीमा भी थी, जो हंसते हुए अपने चेहरे पोंछ रही थी। प्रिया का चचेरा भाई दीपक पीले रंग का रेनकोट पहने और टेढ़ी मुस्कान लिए बाहर ही खड़ा था। वाह प्रिया, तेरा घर तो और छोटा हो गया लगता है, उसने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी रसोई से बाहर आया था। रोहन बस फीकी सी मुस्कान दिया। माफ करना दीपक, लेकिन आज मैंने कुछ खास पकाया है। दीपक ने नाक सिकोड़ी, उसे हिकारत भरी नजरों से देखते हुए। खास? कहीं सिर्फ सूखी मछली का सालन तो नहीं? रेखाजी ने उसे टोका। अरे बस कर, दीप। जो भी है, उसकी नीयत तो अच्छी है, लेकिन उनकी आवाज हल्की थी। मगर घर में घुसते ही रेखाजी को कुछ अजीब लगा। डाइनिंग एरिया में हवा आम दिनों से ज्यादा गर्म थी और मसालों की खुशबू किसी ऐसी चीज से मिल गई थी जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। गर्म लोहे और ताजे खून जैसी गंध। प्रिया अपने घबराहट छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने खाने की मेज लगाई, प्लेटें सजाईं और मेज के बीच में एक छोटी मोमबत्ती जलाई। इस बीच रोहन रसोई में व्यस्त था, उबलते हुए सालन को एक पोर्टेबल स्टोव पर रखे पतीले में डाल रहा था। वह शांति से काम कर रहा था, जरूरत से ज्यादा शांत। जब सब कुछ तैयार हो गया, रोहन ने लाल सालन का बड़ा पतीला मेज के बीच में रखा। आसपास झींगे, केकड़े और गहरे लाल रंग के गोश्त की एक प्लेट थी, जिसे पतले टुकड़ों में काटा गया था। गोश्त चमक रहा था। उसके रेशे मुलायम थे और उसका रंग आम मटन के रंग से थोड़ा ज्यादा गहरा था। ये आज की खास चीज है, रोहन ने सपाट लहजे में कहा। जंगली गोश्त बाजार में बहुत कम मिलता है। तारा मौसी ने उत्सुकता से देखा। वाह, महंगा होगा जरूर। कहाँ से खरीदा? रोहन बस मुस्कुराया। कोई है जो सही जगह जानता है। मैंने इसे सीधे स्रोत से मंगवाया है।
प्रिया भी मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे याद आया कैसे कल रात रोहन आधी रात को घर लौटा था। उसके कपड़े और जूते कीचड़ से सने थे। नाव से माल लेने गया था, उसने कहा था। जब प्रिया ने पूछा था, तो रोहन ने बस इतना कहा था, घाट से कुछ सामान लेने गया था। खाना शुरू हुआ। दीपक, जो सबसे छोटा था, तुरंत गोश्त के टुकड़े को उबलते सालन में डुबाने लगा। एक हल्की छन की आवाज आई। चर्बी की महक हवा में फैल गई। खुशबू तो लाजवाब है, सीमा मौसी ने चखते हुए कहा। बहुत नरम है, मजेदार। रेखाजी ने धीरे से सिर हिलाया, एक छोटा टुकड़ा उठाते हुए। इसे कहते हैं गोश्त। रोहन चुपचाप बैठा रहा। वह एक एक कर उन सभी को गोश्त के टुकड़े मुंह में डालते हुए देख रहा था। प्रिया ने थोड़ा चखा, लेकिन उसकी ज़बान को कुछ अजीब सा लगा। एक गहरा स्वाद जिसमें हल्की सी कड़वाहट घुली थी, जैसे धातु का स्वाद। उसने जबरदस्ती उसे निगला और रोहन की तरफ देखा, जो अब सिर झुकाए बैठा था, जैसे अपनी हंसी रोक रहा हो। कुछ मिनट बीत गए। कमरा हंसी और बातों से भर गया। लेकिन फिर दीपक अचानक चुप हो गया। उसका हाथ कटोरी के ऊपर ही रुक गया। अचानक मेरा पेट गर्म क्यों लग रहा है, उसने धीरे से कहा। तारा मौसी ने अपनी छाती पकड़ ली। मेरा भी सिर घूम रहा है। रेखाजी ने चिंता से उनकी तरफ देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया, पानी लाना। प्रिया जैसे ही उठी, उसने कुर्सी के जोर से खिसकने की आवाज सुनी। दीपक सिर झुकाए बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी कनपटी से पसीना बह रहा था। उसकी मौसी दीवार से टेक लगाकर घिर पड़ी। उसकी सांसें भारी हो गई थी। हे भगवान! ये क्या हो रहा है? रेखाजी चीखीं। रोहन धीरे से उठा। उसने मेज से गिलास उठाया। उसने बचा हुआ पानी पिया और उन सबको ठंडी नजरों से देखा। शांत हो जाओ, उसने धीरे से कहा। ये बस असर है। थोड़ी देर में तुम लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होगा। प्रिया ने अपने पति को घूरा। उसकी आंखें फैल गईं। रोहन, तुमने खाने में क्या मिलाया है? रोहन फीका सा मुस्कुराया। मेरा खास मसाला। मैं इसे बहुत समय से तैयार कर रहा था। बाहर बारिश और तेज हो गई। उस आवाज ने डाइनिंग रूम से आती पहली चीख को दबा दिया। और मेज पर पतीले में लाल सालन अभी भी उबल रहा था, जिससे ऐसी गंध आ रही थी जो अब मोहक नहीं, बल्कि जानलेवा थी। पहली चीख ने उस छोटे से घर की हवा को जैसे जमा दिया। दीपक फर्श पर गिर गया। उसका शरीर बुरी तरह ऐंठ रहा था। उसका चेहरा चाक जैसा सफेद हो गया था। तारा मौसी अपना पेट पकड़कर मेज के किनारे उल्टी करने लगी, जबकि सीमा मौसी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उनके होंठ नीले पड़ गए थे। प्रिया अपनी माँ की तरफ भागी और उनका हाथ खींचा। माँ, चलो यहाँ से, जल्दी। लेकिन दरवाजे के सामने उसका कदम रुक गया। रोहन आराम से खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में रसोई का चाकू था, जिससे अभी भी लाल सालन टपक रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें इंसानी रूह बची ही न हो। कहाँ जा रही हो, प्रिया? उसने सपाट लहजे में कहा। खाना अभी खत्म नहीं हुआ है। रोहन, प्लीज ये सब रोको, प्रिया चीखी। उसकी आवाज फट गई। ये हमारा परिवार है। माँ। दीपक। रोहन धीरे धीरे चला। चाकू बत्ती की रोशनी में चमका।
वो तुम्हारा परिवार है, मेरा नहीं। 7 साल से मैं चुप था। मैंने सब्र रखा। लेकिन आज रात मैं चाहता हूं कि वो भी वही महसूस करें जो मैंने हर रोज महसूस किया है। बेइज्जती, हिकारत। मुझे नाकाबिल समझा गया। रेखाजी ने अपने दामाद को घूरा। उनकी सांसें भारी थी। तुम पागल हो गए हो, रोहन। रोहन धीरे से हंसा। एक सपाट और ठंडी हंसी। शायद पागल हो गया हूं, लेकिन ये पागलपन उस जख्म से आया है जो तुम लोगों ने मुझे दिया है। बाहर बिजली कड़की। सफेद रोशनी ने एक पल के लिए कमरे को रोशन कर दिया। इतनी देर के लिए कि दीपक का बेजान चेहरा दिख जाए। उसके होंठ नीले थे, आंखें खुली थी और छत को घूर रही थी। प्रिया चीख पड़ी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूं, उसने घबराहट में कहा, मेज से अपना फोन उठाते हुए। लेकिन रोहन तेज था। एक झटके में उसने प्रिया का हाथ पकड़ा, फोन छीना और उसे जमीन पर पटक दिया। फोन के टूटने की आवाज दीवारों से टकराई। कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो? नहीं, रोहन ने धीरे से जवाब दिया। मैं बस चाहता हूं कि तुम सब इसका स्वाद जानो। वह मेज की तरफ बढ़ा, उबले हुए गोश्त से भरी कटोरी उठाई और उसे धातु के चम्मच से हिलाया। जानती हो ये कौन सा गोश्त है, प्रिया? प्रिया ने ना में सिर हिलाया। उसका शरीर अकड़ गया था। मैं नहीं जानना चाहती। रोहन ने उसे देर तक घूरा। फिर वह मुस्कुराया। लेकिन तुम तो खा चुकी हो। रेखाजी जोर से खांसी। उनका शरीर लड़खड़ा गया। प्रिया ने अपनी माँ को सहारा देकर दीवार तक पहुंचाया। माँ, हिम्मत रखो। हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। रोहन पास आया, लेकिन प्रिया की नजरों को देखकर उसके कदम रुक गए। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हिम्मत भी थी। वह करीब आया। उसकी आवाज धीमी लेकिन तेज थी। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ मेरे पीछे क्या क्या कहती थी? कि मैं बस मछली बाजार का एक मजदूर हूँ। मेरा कोई भविष्य नहीं है। कि तुम किसी बेहतर इंसान के लायक हो। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। तुम गुस्सा हो सकते हो, रोहन, लेकिन ये तरीका नहीं है। बारिश और तेज हो गई। छत से पानी टपक कर फर्श पर गिरने लगा। थिक थिक थिक, जैसे अंत की घड़ी गिन रहा हो। प्रिया की नजर रसोई पर गई। वहां देसी दारू की एक बड़ी कांच की बोतल रखी थी, जो रोहन ने रखी थी। वह जानती थी कि उसके पास बस एक मौका है। जैसे ही रोहन अपनी सास की तरफ मुड़ा, प्रिया तेजी से रसोई की तरफ भागी, बोतल उठाई और उसे कस कर पकड़ लिया। रोहन, वह चीखी। जैसे ही वह मुड़ा, प्रिया ने पूरी ताकत से वो बोतल रोहन के कंधे पर दे मारी। कांच टूटने की आवाज रोहन की गुस्सैल चीख के साथ मिल गई। चाकू उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और टाइल्स पर खनखनाया। प्रिया ने अपनी माँ को खींचा और उसे दरवाजे की तरफ घसीटा। लेकिन बाहर की तेज बारिश एक दीवार की तरह थी। फर्श चिकना था। रेखाजी का शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। पीछे रोहन उठा। उसकी कनपटी से खून बह रहा था। आज रात यहाँ से कोई नहीं जाएगा, उसने धीरे से कहा, अपना चाकू वापस उठाते हुए। प्रिया ने घबराहट में चारों ओर देखा। दरवाजे के पास की दीवार पर उसका जैकेट टंगा था।
जेब में उसका पुराना फोन था। उसने अपनी माँ को कुछ कदम और घसीटा। कांपते हाथों से जेब टटोली और इमरजेंसी कॉल का बटन दबाया। घंटी बजी। एक बार, दो बार, लेकिन आवाज बंद हो गई। रोहन ने फोन पर लात मारी। वह फिसलकर फर्श पर दूर जा गिरा। स्क्रीन बुझ गई। अब तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूं, प्रिया, उसने ठंडक से कहा। और आज रात तुम परिवार के गोश्त का असली स्वाद चखोगी। प्रिया ने उसे घूरा, आंखें डबडबाई हुई थी। एक पल में उसने फर्श से वही चाकू उठा लिया जो रोहन के हाथ से गिरा था और उसे अपनी छाती के सामने तान दिया। अगर मरना ही है तो मैं चुपचाप नहीं मरूंगी। रोहन उसे देर तक घूरता रहा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे वापस आ गई। आखिरकार तुम में हिम्मत आ ही गई। बिजली फिर से कड़की, उस अस्तव्यस्त कमरे को रोशन करते हुए। दीपक का शरीर, बिखरी हुई कटोरियां, फर्श पर बहता लाल सालन, और उस रोशनी की चमक में दो साए हिले। प्रिया और रोहन एक दूसरे के आमने सामने, एक डर से भरा हुआ, दूसरा लगभग पागलपन भरे गुस्से से। धातु के टकराने की आवाज ने बारिश के शोर को चीर दिया। चाकू हवा में घूमा और खून फर्श पर टपकने लगा। मेज पर अभी भी उबल रहे लाल सालन में मिल गया। बिजली फिर से कड़की। उसने प्रिया के चेहरे को रोशन किया, जो पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके हाथ में चाकू बुरी तरह कांप रहा था। रोहन एक कदम आगे बढ़ा। उसकी सांसें भारी थी, कनपटी से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह तेज थी। कहाँ जाओगी तुम, प्रिया? उसकी आवाज बैठी हुई थी, लगभग एक फुसफुसाहट। तुम्हें लगता है तुम भाग सकती हो? प्रिया पीछे हटी। उसका पैर लकड़ी के स्टूल से टकराया। उसके हाथ में चाकू कांप रहा था, लेकिन वह सीधे अपने पति की आंखों में देख रही थी। मैं यहाँ नहीं मरना चाहती, रोहन। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं बनना चाहती। रोहन मुस्कुराया। बहुत देर हो चुकी है, प्रिया। जो मैंने पकाया वो तुम खा चुकी हो। अब वो जहर तुम्हारे खून में दौड़ रहा है। बस थोड़ी देर और, फिर तुम्हें पता चलेगा। कैसा लगता है? गुस्से को दबाए रखना, वक्त का इंतजार करना, और फिर सब कुछ तबाह हो जाने देना। प्रिया ने दांत पीसे। तुम गलत हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। वह रसोई की तरफ भागी, मेज को लात मारी जिससे कई प्लेटें टूटकर बिखर गईं। रोहन ने उसका पीछा किया। उसका चाकू हवा को चीरता हुआ आया। प्रिया नीचे झुकी। चाकू का फलक उसके बालों को लगभग छू गया। रोहन के हाथ से खून टपक कर फर्श पर एक लंबी लाल लकीर बना रहा था। बाहर बारिश का शोर और तेज हो गया, जैसे हजारों सुइयां टिन की छत को भेद रही हों। प्रिया ने चूल्हे पर रखा गर्म तवा पकड़ा, घूमी और उसे रोहन की तरफ फेंक दिया। तवा उसके कंधे पर लगा, जिससे वह लड़खड़ा गया। आह! रोहन चीखा। वह गिर गया, लेकिन फौरन वापस उठ गया। उसकी आंखें अब सचमुच जंगली हो चुकी थी। तुम्हें लगा तुम भाग जाओगी? रोहन आगे झपटा। उनके शरीर जोर से टकराए। चाकू छिटक कर मेज के नीचे जा गिरा। प्रिया चीखी, रोहन के पेट में लात मारते हुए। लेकिन वह आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने प्रिया को दीवार से दे मारा, उसके कंधों को बेदर्दी से दबाते हुए। इतने सालों से मैं चुप था, प्रिया। मैंने तुम्हारी माँ को हर रोज मेरी बेइज्जती करते सुना। मैंने देखा कि तुम अपने पति से ज्यादा उसकी सुनती हो।
रोहन की आवाज एक घायल जानवर की चीख में बदल गई। प्रिया ने अपने पति की छाती पर मुक्के बरसाए। आंसू और खून मिलकर उसके गालों पर बह रहे थे। मैं बस शांति से जीना चाहती थी, रोहन। लेकिन तुम एक शैतान बन गए हो। अचानक बाहर से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। सामने का दरवाजा हवा के झोंके से आधा खुल गया था। बारिश और हवा तेजी से अंदर आई। एक पल के लिए अंधेरा कमरा बिजली की सफेद चमक से भर गया। प्रिया ने उस पल का फायदा उठाया। उसने रोहन के घुटने पर जोर से लात मारी, फिर दरवाजे की तरफ भागी। उसने अपनी मां के बेहोश शरीर को घसीटा, बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन फर्श पर फैले खून से उसका पैर फिसल गया। वे दोनों गिर पड़े। रोहन फिर से दहाड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन गुस्से से भरे थे। उसने मेज के नीचे से चाकू उठाया और भागा। तुम कहीं नहीं जा रही हो। प्रिया ने खुद को जबरदस्ती खड़ा किया। उसका शरीर कांप रहा था। उसने बाहर एक साया देखा। गली से गुजरती एक मोटरबाइक की रोशनी। अपनी बची खुची ताकत से वह जोर से चीखी, बचाओ! यहाँ कोई मर गया है। बचाओ! मोटरबाइक की आवाज रुकी। दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, हेलो! अंदर कौन है? क्या हुआ? रोहन दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। चुप! उसने प्रिया की तरफ चाकू घुमाया। लेकिन औरत तेज थी। उसने लकड़ी की कुर्सी उठाई और उसे रोहन के हाथ पर दे मारा। चाकू छूट गया, उछला और फिर पानी के गड्ढे में जा गिरा। रोहन ने चाकू को देखा, फिर अपनी पत्नी को। वही हल्की मुस्कान उसके होठों पर वापस आ गई। अब तुम हिम्मती हो गई हो। मजा आएगा। प्रिया रेंगती हुई पहले चाकू तक पहुंची। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ा, उसे रोहन की छाती की तरफ तान दिया। पास मत आना, रोहन। मैं कसम खाती हूं। मैं ये कर दूंगी। रोहन एक और कदम आगे बढ़ा, धीरे धीरे, जैसे उसे चुनौती दे रहा हो। करो, प्रिया। दिखाओ तुम्हारा प्यार कितना मजबूत है। प्रिया चीखी और चाकू आगे बढ़ा दिया। चाकू रोहन की छाती में धंस गया। वह एक पल के लिए रुका। उसके होठों के कोने से खून टपका। लेकिन उसकी मुस्कान वही थी, ठंडी, डरावनी, जैसे वह संतुष्ट हो। वह धीमे से फुसफुसाया। अब तुम्हें पता चला। कैसा लगता है? उसका शरीर फर्श पर गिर गया। एक गीली धप की आवाज आई। प्रिया पीछे हटी। उसके हाथ खून से सने थे। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने फर्श पर पड़े अपने पति के शरीर को देखा, फिर मेज पर रखे सालन के पतीले को देखा, जो अभी भी उबल रहा था, एक तेज गंध छोड़ रहा था। बारिश ने उस घर की हर आवाज को ढक लिया। और उस बारिश के बीच प्रिया जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। बारिश बेरहमी से बरस रही थी। बिजली लगातार कड़क रही थी। माहिम के तट पर रात के आसमान को रोशन कर रही थी। उस छोटे से घर के अंदर प्रिया लड़खड़ाती हुई खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसके हाथों में अभी भी खून से सना चाकू था। उसके पैरों के पास रोहन शांत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, छत को घूर रही थी। एक जमी हुई मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। प्रिया ने चाकू गिरा दिया और कमजोरी से वहीं बैठ गई। उसकी सांसें उखड़ रही थी, कानों में जोर की सीटी बज रही थी।
सब कुछ घूम रहा था। खून की गंध, बारिश की गंध, सब मिलकर एक काले कोहरे में बदल गए। उसने खुद को जबरदस्ती अपनी माँ की तरफ रेंगने पर मजबूर किया, जो अभी भी फर्श पर बेसुध थी। उनकी त्वचा पीली थी, सांसें भारी थी। माँ, हमें यहाँ से निकलना होगा, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज बारिश में लगभग खो गई थी। प्रिया ने अपनी माँ के शरीर को खींचा, लेकिन चिकने फर्श के कारण वे बार बार फिसल रहे थे। हर बार जब उसका हाथ फर्श को छूता, उसे खून की ठंडक और चिपचिपाहट महसूस होती। उसे नहीं पता था कि ये बारिश का पानी है या उसके पति का खून। सामने का दरवाजा चौड़ा खुला था। हवा और पानी अंदर आ रहे थे। प्रिया अपनी माँ को घसीटती हुई बाहर निकली, एक एक कदम बरामदे तक। रात की गीली और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। दूर से मोटरबाइक के इंजन की आवाज फिर से आई। वही आदमी जिसने उसकी चीख सुनी थी। मोटरबाइक की रोशनी ने तंग गली को चीर दिया। पाटिल काका, प्रिया की आवाज बैठी हुई थी, लगभग निकल ही नहीं रही थी। बाइक रुकी। एक बुजुर्ग आदमी तेजी से नीचे उतरा। पाटिल काका, वो पड़ोसी जो अक्सर रोहन से मछली खरीदते थे। जैसे ही उन्होंने प्रिया के हाथ पर खून देखा, उनकी आंखें फैल गईं। अरे देवा! प्रिया, ये क्या हुआ? रोहन कहाँ है? प्रिया कांपते हुए घर की तरफ इशारा किया। वो, उसने उसने सबको मार दिया। प्लीज, माँ को डोट। जहर। पाटिल काका ने एक पल के लिए घर के अंदर झांका और फौरन रेखाजी को उठाकर अपनी बाइक पर बिठाया। हम सरकारी अस्पताल चलते हैं। अभी। जल्दी बैठो। प्रिया में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बची खुची ताकत से वह पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक बारिश में आगे बढ़ी, उसकी आंखें पीछे की ओर टिकी थी। उस छोटे से घर पर, जो अब बारिश के पानी में बस एक काला साया लग रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने खिड़की में कुछ देखा है। रोहन का साया बाहर झांक रहा है। लेकिन उसने सिर झटक दिया, कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। नहीं, वो सिर्फ परछाई है। वो मर चुका है। बाइक कीचड़ भरे रास्तों पर दौड़ी, पानी पहियों के आधे हिस्से तक आ गया था। लेकिन पाटिल काका रफ्तार बढ़ाते रहे। हिम्मत रखना, प्रिया। हम बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन प्रिया को अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसकी ज़ुबान कड़वी हो गई थी, पेट में जलन हो रही थी, और दिल बेतरतीब ढंग से धड़क रहा था। उसने मिचली को रोकते हुए अपने होंठ भींच लिए। जहर। मैंने भी खाया था, उसने घबराहट में सोचा। काका। जल्दी, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। जैसे ही बाइक गली के नुक्कड़ पर बने एक चबूतरे के पास से गुजरी, वहां बारिश से बचते दो लोगों ने हैरत से देखा। प्रिया के कपड़ों से टपकता खून देखकर। पाटिल काका, क्या हुआ? जहर। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, काका ने बिना रुके चिल्लाया। कुछ मिनट बाद सड़क के आखिर में छोटे से सरकारी अस्पताल की बत्तियां दिखने लगी। लेकिन प्रिया के लिए दुनिया धुंधली होने लगी थी। उसे बस लोगों के चिल्लाने की हल्की आवाजें आ रही थी। तेज कदमों की आहट। फिर तेज सफेद रोशनी। जल्दी, इमरजेंसी रूम में ले चलो। उसके हाथ मां के शरीर से छूट गए। किसी ने उसे उठाकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया। डॉक्टरों की आवाजें, नर्सों की चीखें।
सब कुछ उसके कानों में घूम रहा था। और फिर सब अंधेरा हो गया। प्रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। सफेद रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। एक ड्रिप उसके हाथ में लगी थी। चारों ओर मशीनों की धीमी बीप बीप आवाज आ रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर बहुत कमजोर था। उसके बगल में पाटिल काका चिंतित चेहरे के साथ बैठे थे। भगवान का शुक्र है, तुम्हें होश आ गया, प्रिया, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारी माँ भी ठीक है, लेकिन अभी कमजोर हैं। पुलिस आई थी। वे अभी तुम्हारे घर पर हैं। प्रिया ने खाली नजरों से छत को घूरा। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। रोहन, वो सच में मर गया। पाटिल काका एक पल के लिए चुप रहे। फिर धीरे से कहा, हमें वहां उसकी लाश नहीं मिली, प्रिया। बस खून, बहुत सारा खून। प्रिया ने तेजी से सिर घुमाया। उसकी आंखें फैल गईं। क्या? पाटिल काका ने सिर झुका लिया। पता नहीं वो जिंदा है या बारिश के पानी में बह गया। पुलिस उसे मैंग्रोव के जंगल में ढूंढ रही है। प्रिया देर तक चुप रही, फिर उसने आंखें बंद कर ली। अपनी बंद पलकों के पीछे वह अभी भी रोहन की आखिरी पलों की ठंडी मुस्कान देख सकती थी। और अपने सीने की गहराई में उसे एक एहसास हुआ जिसे वह नाम नहीं दे सकती थी। डर, और ये एहसास कि उसका बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। रोहन के घर में गोश्त मिलने के 3 दिन बाद पुलिस की टीम ने माहिम के मैंग्रोव जंगल में तलाशी का दायरा बढ़ा दिया। उस सुबह हवा में नमी थी और कीचड़ की गंध समुद्री नमक की महक में मिली हुई थी। पुलिस की छोटी नाव पानी के संकरे रास्ते से गुजर रही थी। दोनों तरफ मैंग्रोव की जड़ें जमीन को जकड़े हुए उंगलियों जैसी लग रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम नाव के अगले हिस्से में खड़े थे। उनकी नजरें हर कोने को टटोल रही थी। लोगों के मुताबिक रोहन यहां अक्सर रात में आता था। उन्होंने मुहाने के पास उस पुरानी झोपड़ी की तरफ से रोशनी आती देखी है। नाव जंगल के किनारे रुकी। कुछ अधिकारी घुटनों तक कीचड़ में धंसते हुए नीचे उतरे। सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी तिरछी खड़ी थी। उसकी छत में छेद थे। उसका बांस का दरवाजा थोड़ा खुला था, हवा में हिल रहा था। धीरे धीरे अंदर जाओ, विक्रम ने आदेश दिया। कांस्टेबल पवार ने दरवाजे को धक्का दिया। सड़ांध की तेज बदबू तुरंत बाहर आई। इतनी तेज कि उन्हें अपनी नाक बंद करनी पड़ी। अंदर अंधेरा और सीलन थी। कमरे के बीच में एक बड़ी लकड़ी की मेज थी, खून के धब्बों और जंग लगे काटने के औजारों से भरी हुई। मेज के ऊपर एक बड़ा चाकू कटिंग बोर्ड में धंसा हुआ था। विक्रम ने टॉर्च जलाई, दीवार पर रोशनी डाली। वहां उन लोगों के कुछ फोटो लटके हुए थे जिनके नाम पुलिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट में थे। एक टिकट विक्रेता, एक मछुआरा और एक आखिरी चेहरा देखकर विक्रम सन्न रह गया। रेखाजी की तस्वीर, प्रिया की मां। हे भगवान, पवार फुसफुसाया। विक्रम मेज के पास गया। उस पर खून से सनी एक मोटी डायरी रखी थी। उसके कवर पर भद्दी लिखावट में लिखा था, रोहन की खास रेसिपी बुक। उसने पहला पन्ना खोला। अंदर जो लिखा था वह कोई आम रेसिपी नहीं थी। वह हर पीड़ित के बारे में तारीख, समय और छोटा सा विवरण था। बूढ़ा आदमी, शराब की गंध, चर्बी ज्यादा, देर तक उबालना जरूरी है। अधेड़ उम्र की औरत, मीठी, नरम, लेमन ग्रास और अदरक का मसाला सही रहेगा।
पवार 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये सच में इन सबको एक डिश की तरह लिख रहा था। विक्रम ने सख्ती से उसकी तरफ देखा। ये अब सिर्फ रत्ल का मामला नहीं है, पवार। ये जुनून है। तभी बाहर से एक अधिकारी चिल्लाया, सर, झोपड़ी के पीछे कुछ मिला है। विक्रम बाहर भागा। झोपड़ी के पीछे मैंग्रोव के पत्तों और गीली मिट्टी से ढका एक बड़ा गड्ढा था। जब उन्होंने उसे खोदा तो एक बड़ा काला प्लास्टिक बैग सामने आया। जैसे ही उसे खोला गया, अंदर की चीज देखकर सब खामोश हो गए। इंसानी हड्डियां। कुछ सड़ चुकी थी, कुछ पर अभी भी मांस चिपका हुआ था। लेकिन उस ढेर के बीच एक चीज ने सबका ध्यान खींचा। गुलाबी रंग का एक छोटा कपड़ा जिस पर फूलों का पैटर्न बना था। विक्रम ने उसे पहचान लिया। ये प्रिया के घर का किचन टॉवल था। वो उस रात के बाद घर लौटा था। वह फुसफुसाया, या कोई इसे यहां लाया था। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, पवार हाथ में कुछ लिए हुए पास आया। कागज का एक टुकड़ा जो उसे मेज की दरार में मिला था। लिखावट तिरछी थी, अक्षर बड़े थे, स्याही लाल थी। मुझे अभी भी भूख है। विक्रम उस लिखावट को देर तक घूरता रहा। फिर उसने चारों ओर देखा। मैंग्रोव का जंगल शांत था। बस समुद्री पक्षियों और जड़ों से टपकते पानी की आवाज आ रही थी। लेकिन झाड़ियों के बीच जैसे कुछ धीरे से हिला हो, जिससे पानी में हल्की हलचल हुई। उसने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। सभी अधिकारी सचेत हो गए। वो आवाज करीब आ रही थी। पानी के हल्के छपाके, भारी कदमों की आहट। कौन है वहां? विक्रम चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। बस पेड़ों की तरफ से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। पवार की टॉर्च तेजी से उस आवाज की तरफ घूमी और एक पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। मैंग्रोव की जड़ों के बीच एक आदमी खड़ा था, कीचड़ में सना हुआ। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, त्वचा पीली थी। वह सीधे उनकी तरफ घूर रहा था। फिर एक बैठी हुई आवाज में, जैसे किसी जले हुए गले से आ रही हो, वह धीरे से बोला, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। विक्रम के हाथ में टॉर्च कांप गई। रोहन, वह बुदबुदाया। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह साया दलदल की तरफ भागा और घने कोहरे में गायब हो गया। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन उन्हें बस पैरों के निशान मिले जो कीचड़ में जल्द ही गायब हो गए। विक्रम पानी के किनारे खड़ा मुहाने की तरफ घूर रहा था। कोहरे ने धीरे धीरे सब कुछ निगल लिया। वह जानता था कि आज रात ये शिकार बस शुरू हुआ है। कोहरा घना हो गया। झींगुरों और ज्वार के पानी की आवाज मैंग्रोव की जड़ों के बीच गूंज रही थी। विक्रम ने हाथ से इशारा किया, 2 टीमों में बंट जाओ। नजर मत हटाना। उनके कदम गीले कीचड़ में धंस रहे थे। टॉर्च भाप भरी हवा में कांप रही थी। रोहन के पैरों के निशान साफ थे, चौड़े, गहरे, पूरब की तरफ जा रहे थे, जहां दलदल और गहरा और अंधेरा था। पवार ने नीचे देखा। वो मुहाने की तरफ जा रहा है। अगर पानी चढ़ गया तो हम निशान खो देंगे। विक्रम ने सिर हिलाया। तेज चलो। वे संकरे रास्ते पर चलते रहे। हर कदम उथले पानी में चपचप की आवाज कर रहा था। सड़ी हुई लाश की गंध तेज होती जा रही थी। जब वे घनी झाड़ियों को चीर कर निकले तो दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर कांपता हुआ मिट्टी के तेल का दीपक।
वो वहां है, पवार फुसफुसाया। विक्रम ने रुकने का इशारा किया। वे पास पहुंचे, लेकिन पहुंचने से पहले ही कोहरे के भीतर से धीमी हंसी की आवाज आई। एक भारी, रुक रुक कर आने वाली हंसी। विक्रम, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आवाज बाईं तरफ से आई थी, झोपड़ी से नहीं। सारी टॉर्च उस आवाज की तरफ घूमी, लेकिन उन्हें सिर्फ पेड़ और घना कोहरा दिखा। फिर कुछ तेजी से उनके पीछे से गुजरा एक काला साया। पवार की टॉर्च कीचड़ में गिर गई। वो पीछे है। विक्रम पलटा, बंदूक उठाई। रोहन, हाथ ऊपर करो। अंधेरे से रोहन निकला। उसका शरीर कीचड़ से सना था। चेहरा गीले बालों से आधा ढका हुआ था। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन मुस्कान वही थी, ठंडी। इंस्पेक्टर, मुझे बस भूख लगी थी। क्या तुम खाना लाए हो? विक्रम आगे बढ़ा। तुम 4 लोगों को खत्म कर चुके हो, रोहन। अब तुम यहीं रुकोगे? रोहन जोर से हंसा। 4? नहीं, इंस्पेक्टर, और भी ज्यादा। बस वो मिले नहीं। कभी कभी वो खुद मेरे पास आते हैं, जैसे अभी तुम आए हो। एक पल में वह भागा। उसकी हरकतें तेज और जंगली थी। विक्रम ने गोली चलाई। पहली गोली चूक गई। धमाके की आवाज दलदल में गूंज उठी। पक्षी उड़ गए। बाकी पुलिस वाले पीछे भागे, लेकिन कोहरे ने सारी आवाजें निगल ली। पवार, दाईं तरफ जाओ। बाहर निकलने का रास्ता बंद करो। विक्रम पानी की आवाज की तरफ भागा। उसने रोहन के साये को मैंग्रोव के तने पर कूदते देखा, फिर एक बड़े पेड़ के पीछे गायब होते देखा। विक्रम की सांसें फूल गईं। जब वह वहां पहुंचा, तो वहां बस एक बड़ा चाकू लकड़ी के तने में धंसा हुआ था। उसके हत्थे पर कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा बंधा था। अस्पताल के गाउन का एक टुकड़ा। वो अस्पताल गया है, विक्रम बुदबुदाया। उसका चेहरा तन गया। पवार कुछ सेकंड बाद पहुंचा। सर। वो फिर गायब हो गया। निशान यहीं खत्म हो रहे हैं। विक्रम ने वो चाकू उठाया, कपड़े का वो छोटा टुकड़ा दिखाते हुए। नहीं, उसका एक मकसद है। वे तुरंत नाव की तरफ वापस भागे। रेडियो कॉल एक्टिव हुई। सभी यूनिट्स, टारगेट के माहिम सरकारी अस्पताल की तरफ जाने की संभावना है। प्रिया आनंदिता नाम की मरीज को सुरक्षित करो। दोहराता हूं, प्रिया आनंदिता। अस्पताल में रात हो चुकी थी। कॉरिडोर की बत्तियां धीमी जल रही थी। कुछ बुझी हुई थी, क्योंकि बारिश की वजह से बिजली अक्सर चली जाती थी। प्रिया अपने बिस्तर पर बैठी थी, अभी भी पीली। रेखाजी बगल के बिस्तर पर सो रही थी। बाहर नर्सों की आवाजें दबीदबी आ रही थी। फिर खामोशी छा गई। प्रिया ने खिड़की की तरफ देखा। रिमझिम बारिश फिर से शुरू हो गई थी। कांच पर धुंध जम गई थी। उसने सोने की कोशिश में आंखें बंद की, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उस खामोशी में उसने पानी के छपाकों की हल्की आवाज सुनी, जैसे कॉरिडोर के फर्श पर गीले कदमों की आहट। उसने आंखें खोली, कमरे के दरवाजे को घूरा। कॉरिडोर से आती रोशनी एक पल के लिए झपकी। कदमों की आहट करीब आ रही थी। धीमी, नियमित, भारी। प्लॉक, प्लॉक, प्लॉक। प्रिया ने कंबल को कस कर पकड़ लिया। नर्स, उसकी आवाज कांप गई।
कोई जवाब नहीं आया। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला, एक लंबी चरमराती आवाज के साथ। दरवाजे की दरार से एक लंबा साया उभरा। गीले बालों से पानी टपक रहा था। आंखें खाली थीं। प्रिया, आवाज बैठी हुई थी, गहरी और बहुत जानी पहचानी। मैं तुम्हें लेने आया हूं। प्रिया चीख पड़ी। उसका शरीर जम गया था। लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाती, कॉरिडोर से कोई चिल्लाया, पुलिस! हिलना मत! एक के बाद एक 3 गोलियां चली। रोहन का शरीर पीछे की तरफ उछला, कॉरिडोर के फर्श पर गिर गया। सफेद टाइल्स पर खून लाल पेंट की तरह फैल गया। विक्रम भागता हुआ अंदर आया, धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे करते हुए। उसने फर्श पर पड़े शरीर को घूरा। अभी भी आधी सांसें बाकी थी। रोहन ने एक हल्की मुस्कान के साथ प्रिया को देखा। आखिरकार हम फिर से डिनर कर रहे हैं। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। प्रिया खाली नजरों से घूरती रही। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। विक्रम ने मेडिक्स को इशारा किया, लेकिन उन्होंने बस ना में सिर हिला दिया। रोहन इस बार सच में मर चुका था। लेकिन उसकी जेब में पुलिस को एक छोटा, भीगा हुआ, मुड़ा हुआ कागज मिला। तिरछी लिखावट, लाल स्याही अभी भी धुंधली थी। आखिरी गोश्त अभी पका नहीं है। विक्रम ने उस लिखावट को देर तक घूरा, फिर प्रिया की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों से डर अभी गया नहीं था। और न जाने क्यों, उसके होठों के कोने पर एक साया मुस्कुराता हुआ लग रहा था। रोहन के शरीर को मुर्दाघर ले जाया जा चुका था, लेकिन अस्पताल के कॉरिडोर में उसके खून की गंध अभी भी बाकी थी। प्रिया बिस्तर पर बैठी थी, उसका चेहरा पीला, आंखें खाली थी। विक्रम कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, अभी भी उस गीले कागज को पकड़े हुए जो रोहन की जेब में मिला था। मिसेस प्रिया, हमें कुछ बातें पक्की करनी है, उसने सपाट लहजे में कहा। हम आपका और आपकी माँ का खून टेस्ट करेंगे। आपके पति ने जो जहर इस्तेमाल किया, हो सकता है वो अभी पूरी तरह आपके सिस्टम से बाहर न निकला हो। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें फर्श पर टिकी थीं। विक्रम ने एक सांस ली और पवार को कमरे की तलाशी लेने का इशारा किया। जब वे बाहर निकले तो दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कदमों की आहट दूर चली गई। कमरा शांत हो गया। प्रिया ने अपने हाथों को देखा। वहां खून के कुछ धब्बे थे जो अभी तक साफ नहीं हुए थे। उसकी उंगलियों के बीच एक ठंडक रेंग रही थी। अचानक उसके पेट में जोर का दर्द उठा। सीने में जलन होने लगी। ऊपर की तरफ उसकी सांसें अटकने लगी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश में सिर झुकाया, लेकिन उसकी अपनी सांसों से धातु की गंध आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और उस अंधेरे में रोहन की आवाज फिर से गूंजी, उसके कान के पास फुसफुसाती हुई। वो जहर मारने के लिए नहीं था, प्रिया, वो बांटने के लिए था। प्रिया उछल पड़ी, आंखें खोली, लेकिन कमरा खाली था। बस ड्रिप मशीन की टिक टिक की धीमी आवाज आ रही थी। उसने बगल की मेज पर रखे छोटे पतीले को देखा। दलिया, जो अभी नर्स भेजकर गई थी। चम्मच छूते ही उसका हाथ कांप गया। अचानक उसके पेट में फिर से दर्द उठा, इस बार ज्यादा जोर से, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। कमरे का दरवाजा खुला। एक नर्स दूसरे मरीज के लिए खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। मिसेस प्रिया, आपको खाना होगा। आपके शरीर में जो जहर है
उससे लड़ने के लिए ताकत चाहिए। प्रिया ने उसे भावशून्य नजरों से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे भूख लगी है। नर्स हल्की सी मुस्कुराई और बाहर चली गई। दरवाजा फिर बंद हो गया। प्रिया ने चम्मच उठाया, अपने सामने रखे सफेद दलिये को घूरा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसके दिमाग में रोहन की आवाज घूम रही थी, खाओ ताकि जिंदा रह सको। उसने एक चम्मच खाया, फिर दूसरा, लेकिन हर निवाले के साथ उसकी ज़ुबान को एक अजीब सा स्वाद महसूस हो रहा था। नमकीन, कड़वा और धातु जैसी मिठास, जो बहुत जानी पहचानी थी। उसने धीरे से निगला, फिर कटोरी के नीचे देखा। दलिये के तल में लाल रंग के पतले रेशे थे, जैसे कीमा, मिन्स्ड मीट हो। उसके हाथ रुक गए, सांसें तेज हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने चम्मच गिरा दिया, पीछे हटी, लगभग ड्रिप स्टैंड गिरा दिया। घबराहट में उसने नर्स को बुलाने वाली घंटी पकड़ी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसका तार निकला हुआ था। खिड़की के बाहर बिजली कड़की। उस रोशनी की चमक में प्रिया ने कांच के बाहर किसी को खड़े देखा। उसका आकार रोहन जैसा था, खाली आंखें अंदर झांक रही थी। वह चीखी, लेकिन उसकी आवाज बारिश के शोर में डूब गई। वह खिड़की की तरफ भागी, बाहर घूरा, खाली, कोई नहीं था। लेकिन कांच पर एक गीले हाथ का निशान अभी भी बाकी था। कुछ मिनट बाद विक्रम वापस कमरे में आया। उसने प्रिया को फर्श पर बैठे पाया। प्रिया, तुम ठीक हो? प्रिया ने लाल आंखों से उसे घूरा। उसकी आवाज बैठी हुई थी। वो यहाँ था। विक्रम तेजी से खिड़की की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां बस बारिश का पानी टपक रहा था। प्रिया ने मेज पर रखी कटोरी को देखा, फिर धीरे से फुसफुसाई, मैंने फिर से खा लिया। उस वक्त की तरह। विक्रम ने कटोरी में देखा। दलिया किसी गुलाबी चीज के साथ मिला हुआ था। वह नर्स की तरफ मुड़ा जो अभी अभी आई थी, लेकिन नर्स ने ना में सिर हिलाया। सर, मैंने ये खाना नहीं दिया था। विक्रम तन गया। उसने दस्ताने पहनकर कटोरी उठाई, प्रिया को घूरा जो अब सिर झुकाए बैठी थी। उसके कंधे कांप रहे थे। मिसेस प्रिया, मेरी बात सुनो। तुम्हें होश में रहना होगा। प्रिया ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसके होंठ गीले थे, आंखें खाली थी, लेकिन होंठों के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान थी, रोहन जैसी। उसने कहा। उसकी आवाज आई, अब पकाने की बारी मेरी है। विक्रम एक कदम पीछे हट गया। उसका हाथ खुद ब खुद अपनी पिस्तौल पर चला गया। ड्रिप की बोतल से लाल रंग का तरल ट्यूब में बहने लगा। मॉनिटर की बीप बीप की आवाज तेज हो गई। कमरे की बत्तियां झपकने लगी, और तूफान के शोर के बीच प्रिया के होठों से एक धीमा वाक्य निकला, भूख कभी नहीं मरती। अस्पताल की घटना के 3 दिन बाद प्रिया अभी भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन दिमाग साफ होने लगा था। हर रात उसे अभी भी कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई देती थी, जैसे कोई साया जो जाना नहीं चाहता था। पुलिस दरवाजे के बाहर 24 घंटे पहरा दे रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम उस सुबह एक मोटी फाइल लेकर आया। मिसेस प्रिया, मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने धीरे से कहा।
हमें मैंग्रोव की झोपड़ी में कुछ और नोट्स मिले हैं। उसमें आपका नाम है। प्रिया ने थकी हुई आंखों से उसे देखा। मेरा नाम? विक्रम ने सिर हिलाया। रोहन की रेसिपी बुक के आखिरी पन्ने पर लिखा था, प्रिया। सभी स्वादों का अंत। हम जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है। प्रिया देर तक चुप रही। वो हमेशा कहता था, मुझे वो सब कुछ चखना होगा जो उसने महसूस किया है। शायद यही मतलब था। विक्रम ने उसे तीखी नजरों से देखा। शायद ये इतना आसान नहीं है। हमें तुम्हारे बेडरूम में इंजेक्शन के निशान भी मिले हैं। फोरेंसिक लैब का कहना है कि उसने जो जहर इस्तेमाल किया वह गंभीर मतिभ्रम, हैल्यूसिनेशंस पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि अपराधी की यादों की नकल भी कर सकता है। प्रिया ने धीरे से सांस ली। तो जो मैंने देखा, उसकी आवाज, उसका साया, वो सब जहर का असर हो सकता है। हो सकता है। विक्रम ने उसकी बात काटी। लेकिन हम नहीं जानते कि जहर वहीं रुकता है या नहीं। शायद रोहन ने इसका कोई दूसरा वर्जन बनाया था। उसने फाइल खोली और एक तस्वीर निकाली। मछली बाजार के पीछे एक छोटी सी लैब की, जो बोतलों और रसायनों से भरी थी। ये देखो। दीवार पर हमें एक सर्पिल, स्पाइरल निशान मिला। वैसा ही जैसा आपके घर की दीवार पर बना था। प्रिया ने तस्वीर को घूरा, फिर सिर झुका लिया। वो हमेशा कहता था कि जहर मारने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस कराने के लिए है। विक्रम ने फाइल बंद कर दी। और अब हमें डर है कि वो अकेला नहीं था जो इसे बनाना जानता था। खामोशी। बस ड्रिप के टपकने की धीमी आवाज। बाहर पवार के तेज कदम सुनाई दिए। वह तनाव भरे चेहरे के साथ अंदर आया। सर, नई रिपोर्ट है। माहिम मछली बाजार में एक और लाश मिली है। लक्षण वही हैं, रोहन के जहर जैसे। विक्रम खड़ा हो गया। कब? अभी। और उस स्टॉल की दीवार पर एक मैसेज लिखा है, स्वाद अभी खत्म नहीं हुआ है। लिखावट हूबहू वैसी ही है। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी सांसें उखड़ गईं। नहीं, वो मर चुका है। विक्रम ने उसे ठंडी नजरों से देखा। या कोई और उसका काम जारी रख रहा है। खिड़की के बाहर माहिम का आसमान फिर से काला होने लगा था। समुद्र के ऊपर घने बादल जमा हो रहे थे। नमकीन हवा कांच की दरार से अंदर आई। प्रिया ने खुद को शांत करने की कोशिश में आंखें बंद कर ली। लेकिन उसके दिमाग के अंदर वो आवाज फिर से गूंजी। धीमी, नियमित, जानी पहचानी। मैंने कहा था, प्रिया, भूख फैलने वाली बीमारी है। उसकी आंखें फैल गईं। हाथ कांपने लगे। उसने कंबल खींचकर अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन धातु की गंध अभी भी हवा में थी। जैसे जो कुछ उसने कभी निगला था, वह अब उसके अंदर फिर से जिंदा हो गया हो। विक्रम कमरे के दरवाजे पर खड़ा, बाहर के काले आसमान को घूर रहा था। वह दिल ही दिल में जानता था, रोहन का केस अभी खत्म नहीं हुआ था। बस कातिल बदल गया था। अस्पताल की उस घटना को 1 महीना बीत चुका था। माहिम की समुद्री हवा फिर से धीरे धीरे बहने लगी थी। लेकिन प्रिया के लिए हर झोंका अभी भी अतीत की गंध लाता था। नमकीन, मछली की बदबू और उबले हुए गोश्त की हल्की सी महक। वह अब रेखाजी के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक नए घर में रहती थी।
एक छोटा सादा सा घर, लेकिन मछली बाजार और मैंग्रोव के जंगल से बहुत दूर। हर रात वह सुबह तक रसोई की बत्ती जलाए रखती थी। जब से उसके शरीर से जहर को बेअसर किया गया था, प्रिया को रोहन का साया दिखना बंद हो गया था। लेकिन कभी-कभी बारिश की आवाज के बीच उसे अभी भी उसके कदमों की आहट सुनाई देती थी, धीमी, नियमित, जैसे पहले। इस बीच इंस्पेक्टर विक्रम अपने दफ्तर में केस बोर्ड को घूर रहा था। सारे सबूत जमा हो चुके थे। सीक्रेट लैब, जहर के नोट्स, पीड़ितों की तस्वीरें। लेकिन एक बात उसे बेचैन कर रही थी। रोहन के मरने के बाद मिले आखिरी पीड़ित के स्टॉल की दीवार पर मिली लिखावट। वहां की स्याही नई थी और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उस स्याही पर मिला डीएनए रोहन का नहीं था। पवार एक रिपोर्ट लेकर अंदर आया। सर, लैब रिपोर्ट आ गई। जहर बनाने की जगह पर एक और फिंगरप्रिंट मिला है। रोहन का नहीं है। विक्रम ने सिर उठाया। किसका है? अभी पक्का नहीं है, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि ये उस आदमी का है जो उसके साथ मछली बाजार में काम करता था। पुराने रिकॉर्ड में नाम है संजय। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। मतलब, सच में एक वारिस है। उस शाम अपने नए घर में प्रिया रसोई में खड़ी थी। मेज पर एक छोटे पतीले में चिकन सूप था। वह गैस चूल्हे की कांपती हुई लौ को देख रही थी। गर्म भाप धीरे धीरे ऊपर उठी, उसके चेहरे को छू रही थी। रेखाजी हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। आवाज धीमी थी। प्रिया ने सूप चखा, फिर हाथ में लिए चम्मच को घूरा। स्वाद अच्छा था, लेकिन कुछ अजीब था। हल्का सा कड़वा, थोड़ा ज्यादा ही जाना पहचाना। वह रुकी, चुपचाप रसोई को घूरने लगी। रसोई की खिड़की से शाम की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। फर्श की टाइल पर पड़े अक्स में प्रिया ने कुछ देखा। रोहन का साया उसके ठीक पीछे खड़ा था, फीकी सी मुस्कान लिए। उसके हाथ कांप गए। उसने पलकें झपकाईं और साया गायब हो गया। लेकिन हवा में अभी भी वही गंध थी, उस लाल सालन की गंध जो पहले थी। प्रिया ने गैस बंद कर दी। उसकी आवाज कांप गई। बस, ये सिर्फ परछाई है। लेकिन जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, मेज पर रखा चम्मच धीरे से हिला और खुद ब खुद फर्श पर गिर गया। धातु की आवाज गूंज उठी। पतीले से गर्म भाप फिर से उठी और उसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले उभरने लगे, जैसे कोई चीज तल से उबल रही हो। अगले दिन विक्रम को एक फोन आया। सर, एक अजीब खबर है। दूसरी तरफ से अधिकारी की आवाज आई। एक नागरिक ने रिपोर्ट की है कि उसे मिसेस प्रिया आनंदिता के घर के पास पानी की नाली से सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही है। विक्रम ने स्क्रीन को घूरा। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से फोन काट दिया। उसकी मेज पर अभी भी रोहन का वो आखिरी कागज पड़ा था, जो अब सूखकर भद्दा हो गया था। उस पर लाल लिखावट धुंधली थी, लेकिन अभी भी पढ़ी जा सकती थी। स्वाद मर नहीं सकता। वह बदल गया। विक्रम उस लिखावट को देर तक घूरता रहा। खिड़की के बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। वही बारिश जैसी उस पहली रात को हुई थी जब ये सब शुरू हुआ था। और न जाने कहां से
उसके जहन में उस गाढ़े लाल सालन की गंध कौंध गई जो उसने क्राइम सीन पर सूंघी थी। एक गंध जिसे बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो वापस आ गई थी।